Hello students, today topic is landslide. What do you mean landslide? When sudden fall of mass of the earth, soil, rocks, debris, stone, etc. down along the slope is known as landslide. जब ऊंचाई से मिट्टी, चट्टानें, रोड़े कंकड़, पत्थर आदि ढलान के साथ साथ नीचे की ओर खिसकने लगते हैं तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। वैन यू एवर रीड, आप लोगों ने बहुत सी बार पढ़ा होगा अबाउट द ब्लॉकिंग ऑफ रोड के ब्लॉक होने टू श्रीनगर के अंदर, और डिसरप्शन ऑफ रेल सर्विस बाय द स्टोन फॉलिंग ऑन द कोंकण रेलवे ट्रैक, और बहुत सी बार आप लोगों ने चट्टानों खिसकने से कोंकण रेलवे को ब्लॉक होने के बारे में भी पढ़ा होगा। इट हैपन ड्यू टू लैंडस्लाइड, यह लैंडस्लाइड के कारण से ये होता है। जब चट्टानें रेलवे ट्रैक पर आकर के गिर जाती हैं तो उससे कोंकण रेलवे या अदर जो रेलवे हाई माउंटेन वैली वगैरह में जो रेलवे ट्रैक बने हुए हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। विच इज़ ए रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेडरॉक, यह तब होता है जब आधार चट्टानें खिसक करके नीचे गिर जाती हैं और वो हमारे रोड और रेलवे को ब्लॉक कर देती। डिजास्टर ड्यू टू लैंडस्लाइड आर इन जनरल फॉर लेस ड्रामेटिक देन ड्यू टू अर्थक्वेक, volcanic eruption, tsunami, cyclone, but their impact on the natural environment and national economy is in no way less severe. सामान्यतः लैंडस्लाइड जो है वो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं होती है। ये एक छोटे एरिया पर ही होने वाली घटना होती है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। बट देयर इम्पैक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेशनल इकोनॉमी इज़ इन नो वे लेस सीवर, बहुत अधिक इसका प्रभाव होता है। अनलाइक अदर डिजास्टर दैट आर सडन अनप्रेडिक्टेबल एंड आर लार्जली कंट्रोल्ड बाई मैक्रो और रीजनल फैक्टर, landslides are largely controlled by highly localized factor. लैंडस्लाइड की घटना जो है ये अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह नहीं होती, क्योंकि वो असामयिक होती हैं और उनका जो प्रभाव होता है वो एक बड़े स्तर पर होता है। लेकिन लैंडस्लाइड का प्रभाव जो होता है एक निश्चित क्षेत्र पर होता है, और लैंडस्लाइड जो होता है वो मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से ही उत्पन्न होता है। इसके बारे में ह्यूमन बीइंग को नॉलेज रहती है। हैंस गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड इज नॉट ओनली डिफ़िकल्ट बट आल्सो इमिनियसली कॉस्ट इंटेंसिव। लैंडस्लाइड्स की इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना और उनकी होने वाली संभावनाओं का अनुमान लगाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये बहुत महंगा काम है। अर्थात कहाँ पर लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी होती है, उसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाए, ये बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी और आज के हमारे पास अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम इसकी नॉलेज ले सकते हैं। परंतु ये एक मुश्किल और डिफ़िकल्ट और महंगा काम होता है, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है। इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इन द प्रीसिज स्टेटमेंट एंड जनरलाइज द ऑकरेंस एंड बिहेवियर ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की परिभाषित करना और उसके व्यवहार को एक निश्चित शब्दों के अंदर बांधना, यानी कि इसको एक स्पेसिफिक डिफाइन करना बहुत मुश्किल कार्य है। However, on the base of the
of past experience, frequency and certain causal relationship with the controlling factor like geology, geomorphology agent, slope, land use, vegetation cover and human activity। लैंडस्लाइड के बारे में जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो बार बार वो आती है, इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारक कि ये किस प्रकार से लैंडस्लाइड की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्टर इसको अफेक्टेड करते हैं उसमें जियोलॉजिकल फैक्टर, जियोमॉर्फिक एजेंट्स जिसे भू आकृति कारक जिससे हमारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशंस होता है, स्लोप, लैंड यूज कि भूमि का उपयोग वहाँ पर कैसे होता है, वेजिटेशन कवर वहाँ पर वेजिटेशन कवर है या अनकवर लैंड है, एंड ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर किस प्रकार से होती है। इन सब आधारों को ध्यान में रख करके लैंडस्लाइड अफेक्टेड जो एरिया हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 क्षेत्रों के अंदर बांटा गया। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका लैंडस्लाइड वेनरेबिलिटी जोन। जो लैंडस्लाइड जहाँ पर सबसे अधिक होता है उस क्षेत्र के अंदर आते हैं। वेरी हाई वेनरेबिलिटी जोन, अत्यधिक लैंडस्लाइड से प्रभावित क्षेत्र। हाईली अनस्टेबल, रिलेटिवली यंग माउंटेन एरिया इन द हिमालय एंड अंडमान एंड निकोबार। ये अंडरलाइन कर लें कि हमारे जो अनस्टेबल एरिया हैं, जो हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो अस्थिर हैं, जिनमें लगातार अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होता रहता है, इसके कारण से इन क्षेत्रों के अंदर लैंडस्लाइड सबसे अधिक होता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। हाई रेनफॉल रीजन्स, जहाँ पर रेनफॉल अधिक होता है, इससे हमारे जो लैंड्स होती हैं इसके अंदर वाटर लीचिंग होकर के और इसको कमज़ोर बना देती हैं। जैसे ही ये स्लोप के साथ धीरे धीरे जो है वो डाउन की ओर मूव होनी स्टार्ट कर देती हैं, खिसकना स्टार्ट कर देती हैं। हाई रेनफॉल रीजन एंड स्टेप स्लोप इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो तिरु ढाल वाला क्षेत्र है, एंड नीलगिरी और नीलगिरी की पहाड़ियों का क्षेत्र। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स अलोंग विद एरिया ऑफ एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट ग्राउंड शैकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक। इस क्षेत्र के अंदर वो सभी क्षेत्र आते हैं जहाँ पर ढलान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है और जहाँ अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। अभी वो स्थिर नहीं हुआ है, यूथ एज के अंदर है, अभी उसके डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारे क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। या वो क्षेत्र आते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक के कारण से जो हमारे ग्राउंड्स होता है उसमें वाइब्रेशन होता रहता है, वो वाइब्रेट होता रहता है। एंड द एरिया ऑफ इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटी, या वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी सबसे अधिक होती है, जैसे माइनिंग है, रोड है, डैम है। इन क्षेत्रों के अंदर लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, डैम एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस जोन, जो इस जोन के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपका हाई वेनरेबिलिटी जोन, जिसमें अत्यधिक सुबेद क्षेत्र वाले आते हैं। तो इसमें जो आते हैं वो आपके एरिया दैट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस, जो ऊपर वाले थी उसी की तरह इसमें कंडीशंस होती हैं। ऑफ दोज इंक्लूड इन द वेरी हाई वेनरेबिलिटी जोन और आल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन द combination of intensity and frequency of controlling factor. All the Himalaya state and the state from the northeastern regions except the plain of Assam are including in the high vulnerability zone. वो सभी क्षेत्र जिसके अंदर जो अत्यधिक वेरी हाई वेनरेबिलिटी जोन के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो ही इसके अंदर पाई जाती हैं। दोनों में अंतर केवल इतना सा है कि इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो हिमालय क्षेत्र के सारे और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं उनको में असम के प्लेन एरिया को छोड़ करके सारे इसके अंदर शामिल कर लिए जाते हैं।
इनमें इसकी गहनता और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई वेंडेबिलिटी जोन के कंपैरिजन में लेस होती है। इसके बाद आती है मॉडरेट और लो वेंडेबिलिटी जोन। इस एरिया के अंदर एरिया दैट रिसीव लेस प्रिसिपिटेशन सच एज ट्रांस हिमालय एरिया ऑफ लद्दाख एंड स्पीति। जहाँ वर्षा कम होती है तो उसमें लद्दाख और हिमाचल के स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड है। अनडिलेटेड येट स्टेबल रिलीफ, जो उबड़ खाबड़ है और जहाँ रिलीफ फीचर्स जो हैं वो स्टेबल नहीं है। एंड लो प्रेसिपिटेशन एरिया इन द अरावली, अरावली के जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। रेन शेडो एरिया इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के वो क्षेत्र जहाँ वर्षा छाया क्षेत्र के अंदर आते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है। एंड डेक्कन प्लेटू ऑल्सो एक्सपीरियंस ओकेजनल लैंडस्लाइड, और डेक्कन प्लेटू पर कभी कभार जो है वो लैंडस्लाइड हो सकती है। लैंडस्लाइड ड्यू टू द माइनिंग, माइनिंग के कारण से इन क्षेत्रों के अंदर लैंडस्लाइड होती है। सबसिडेंस आर मोस्ट ऑफ कॉमन इन द स्टेट लाइक झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला। ये रीजन्स हैं जिनके अंदर माइनिंग के कारण से जो है वो लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। वहाँ पर लैंडस्लाइड खनन क्रिया के कारण से हो सकता है। इसके बाद जो अदर एरिया आते हैं, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली स्टेट लाइक राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, आसाम एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग को आसाम को छोड़ करके। एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ द सदर्न स्टेट आर सेफ एज फार एज लैंडस्लाइड्स आर कंसर्न। ये जो क्षेत्र हैं इनके अंदर लैंडस्लाइड बहुत ही कम होती है, जिसके अंदर ये आपके स्टेट राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग स्टेट को डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए और आसाम के अंदर जो है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के कोस्टल एरिया हैं ये सारे आपके लैंडस्लाइड फ्री एरिया हैं, यहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होता। इसके बाद आते हैं आपके कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं। लैंडस्लाइड हैव रिलेटिवली स्मॉल एंड लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। लैंडस्लाइड जो होती है उसका संबंध स्थानीय क्षेत्र और कम छोटे क्षेत्र से होता है जिन पर लैंडस्लाइड का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। बट रोड ब्लॉक, डिस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवे लाइन, जिसके कारण से उस स्थानीय क्षेत्र के ऊपर रोड ब्लॉक हो जाते हैं, रेलवे लाइन जो है वो टूट जाती हैं। एंड चैनल ब्लॉकिंग, और वाटर चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू रॉकफॉल्स हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। जब वाटर चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तो रेनी सीजन्स के अंदर इनमें फ्लड की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्स ड्यू टू लैंडस्लाइड कैन आल्सो लीड टू फ्लड एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रिवर चैनल जो होते हैं आपके, इनके अंदर जब लैंडस्लाइड हो जाता है, इनके जो ड्रेनेज बेसिन होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वाटर चैनल इनके ब्लॉक हो जाते हैं, तो फ्लड का कारण बनते हैं, जिससे लार्ज स्केल्स के अंदर लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इट इज़ आल्सो मेक स्पेशल इंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्ट, रिस्की एज वेल एज द कॉस्टली अफेयर। एडवर्सली अफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द एरिया। इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होने से आने जाने के लिए मुश्किल उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि रोड और रेलवे ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ के जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं इन पर इनका एडवर्सली इफ़ेक्ट होता है, विपरीत प्रभाव होता है। इनके आर्थिक विकास की गति जो होती है वो रुक जाती है, विकास के कार्य जो हैं वो धीमे पड़ जाते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंडस्लाइड के मिटिगेशन ऑफ लैंडस्लाइड, की लैंडस्लाइड का निवारण कैसे किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू अडोप्ट एरिया स्पेसिफिक मेजर्स टू डील विद लैंडस्लाइड, restrictions of the constructions and other
development activity such as road, dam, limiting agriculture of valley and area with moderate slope and control on the development of large settlements in the high vulnerability zone। लैंडस्लाइड से निपटने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग उपाय किए जाते हैं। जैसे अधिक लैंडस्लाइड संभावित वाले क्षेत्रों के अंदर सड़क, बड़े बांध बनाने जैसे कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। नदी घाटियों के अंदर कृषि को सीमित कर देना चाहिए। कम ढलान वाले क्षेत्रों तक ही कृषि जो है वो सीमित होनी चाहिए। अधिक ढलान वाले क्षेत्रों पर कृषि नहीं होनी चाहिए। बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। जो लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर देना चाहिए। दिस शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द सम पॉजिटिव एक्शंस लाइक प्रमोशन लार्ज स्केल्स एफोरेस्टेशन program and constructions of the bonds to reduce the flow of water। इसके लिए हमें बड़ी जो परियोजनाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बाढ़ के प्रभाव और उसके जल के बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण जो है वो करना चाहिए। वनों को बढ़ावा देना चाहिए। लैंडस्लाइड्स वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर हमें डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन करके वाटर के फ्लो को कम करना चाहिए। ट्रेसिंग फार्मिंग शुड बी इनकरेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट वेयर झूमिंग स्लैश एंड बल्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज स्टिल प्रीवलेंट। सीढ़ी नुमा जो खेत हैं वहाँ पर ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना करके कृषि की जानी चाहिए। झूमिंग कृषि जो है, स्लैश और बर्न कृषि है, उस पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। ट्रेसिंग फार्मिंग को महत्व देना चाहिए। जो ढलान वाली कृषि है उसको उस क्षेत्र के अंदर किया जाना चाहिए जिसके कारण से उस क्षेत्र के अंदर लैंडस्लाइड को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं और उनका किस प्रकार से हमें काम करना है। डिजास्टर ड्यू टू द साइक्लोन अनलाइक द वंस caused by earthquake, tsunami and volcanic eruptions are more predictable in terms of the time and place of their occurrence। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय और स्थान की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसकी संभावना को हम देख सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसके थ्रू साइक्लोन्स की जो डायरेक्शन होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड होती है और उसका ओरिजिन प्लेस जो होता है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। occurrence moreover with the help of development of technique to monitor the behavior of cyclones, their intensity, directions and magnitude, it has become possible to manage the cyclone hazards to some extent। Constructions of cyclone shelter, embankment, dike, reservoirs and afforestation to reduce the speed of winds are some of the steps that can help in the minimize the damage। जिन क्षेत्रों के अंदर साइक्लोन की स्थिति उत्पन्न होती है उन क्षेत्रों के ऊपर जो है वो चक्रवात को रोकने के लिए शेल्टर बना देने चाहिए। एम्बैंकरमेंट जो तटबंध बना देने चाहिए, डाइक वगैरह बना देने चाहिए। जल को इकट्ठा करने के लिए रिजर्व का निर्माण कर देना चाहिए। हवा के प्रभाव को कम करने के लिए कोस्टल एरिया के नियर बाई एरिया के अंदर एफोरेस्टेशंस वनीकरण कर देना चाहिए। ऐसे स्टेप लेकर के और हम साइक्लोन के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी अम्फान जो तूफ़ान आया था इसके को ट्रैक करके और लोगों को पहले ही जो है वो शेल्टर होम्स वगैरह के अंदर पहुंचा दिया गया था। उनको सेफ प्लेस पर उनको माइग्रेट कर दिया गया था, उनको स्थानांतरित कर दिया गया था।
can help in the minimizing the damage. However, increase in the loss of life and property to countries like India, Bangladesh, Myanmar. भारत, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या इससे बहुत अधिक प्रभावित होती है. एंड सक्सेसिव स्टॉर्म्स इज लार्जली ड्यू टू द हाई वेंडेबिलिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन रेजिडिंग इन द कोस्टल एरिया. जो कोस्टल एरिया पर लोग रहते हैं, इनको इस प्रकार के जो तूफ़ान आते हैं, इनसे इनको बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है. इसको कंट्रोल करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था. द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 डिफाइंड डिजास्टर इज ए कैटास्ट्रोफी, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव occurrence affecting any area arising from natural and man-made cause or by accident and negligence which result in substantial loss of life and human suffering of damage to and destructions of environment and is of such nature and magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affecting area. इस अधिनियम में आपदा को किसी भी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, के रूप में डिफाइन किया गया है. मिसहैप, कैलेमिटी एंड ग्रेव्स ओकरेंस अफेक्टिंग एनी एरिया. किसी भी क्षेत्र के अंदर ये घटित होती है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो सकता है. ये किसी भी कारण से नेचुरल हो सकती है, मैनमेड हो सकती है, या एक्सीडेंटली जो है वो किसी भी कारण से ये हो सकती है, जिससे बड़े स्तर पर जान और मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो, जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय को सहन क्षमता से दूर हो. उस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से कोई भी नेचुरल हैजर्ड्स या डिजास्टर होता है और वो ह्यूमन कैपेसिटी, उसकी कंट्रोल कैपेसिटी ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर हो, तो उसको उसके मैनेजमेंट के लिए उसको उस क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए. ये डिजास्टर मैनेजमेंट बिल के अंदर बताया गया. इसके बाद आते हैं इसके कंक्लूजन के इसका निष्कर्ष क्या है. ऑन द बेस ऑफ द अबो डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड द डिजास्टर कैन बी नेचुरल और रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. कि ये डिजास्टर होते हैं वो नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू होते हैं. एंड ऑल हैजर्ड्स नीड टू टर्न इन टू डिजास्टर सिंस इन द डिफ़िकल्ट ऑफ एलिमिनेट डिजास्टर, पर्टिकुलरली नेचुरल डिजास्टर. हर एक प्रकार का जो संकट है वो आपदा नहीं हो पाती है. हर एक प्रकार का जो हैजर्ड्स है वो डिजास्टर नहीं होता है. आपदाओं, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है. इनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु इनके प्रभाव को हम अच्छी तैयारी करके कम कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन टू मिटिगेशंस एंड प्रिपेयर्डनेस. कि हम इनके जो इफ़ेक्ट होता है, इस डिजास्टर का जो इफ़ेक्ट होता है उसको अच्छा, उसके निवारण के लिए जो है वो अच्छी तैयारी करके उसका निवारण कर सकते हैं. देयर आर 3 स्टेज इन्वॉल्व इन द डिजास्टर मिटिगेशंस एंड मैनेजमेंट. इसके लिए जो है वो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं इनके अच्छे निवारण और प्रबंधन के लिए. तो सबसे पहले जो आती हैं वो आती हैं आपकी क्या, सबसे पहले प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. जिन क्षेत्रों के अंदर डिजास्टर की पॉसिबिलिटी रहती है उनमें वहाँ पर आने से पहले ही मैनेजमेंट बना लिया जाए. इन्वॉल्व जनरेटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशंस अबाउट द डिजास्टर. उस क्षेत्र के अंदर जहाँ ये डिजास्टर जनरेट होते हैं वहाँ उनकी इंफॉर्मेशन लेना, उनकी जानकारी लेना, उनके डेटा कलेक्ट करना. प्रिपेयरिंग वेंडेबिलिटी जोन मैप. उन क्षेत्र के अंदर डिजास्टर से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना. स्प्रेडिंग अवेयरनेस
अमोंग द पीपल, लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करना कि यहाँ पर अर्थक्वेक हो सकता है, यहाँ लैंडस्लाइड्स हो सकता है, यहाँ फ्लड की कंडीशंस हो सकती है, या यहाँ पर अदर जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो हो सकते हैं। तो उस कंडीशंस में लोगों को पहले से ही जानकारी उपलब्ध करवा दी जानी चाहिए। ए पार्ट फ्रॉम दिस डिजास्टर प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स आर अदर स्टेप दैट नीड टू बी टेकन इन द वेनरेबल एरिया। इन क्षेत्रों के अंदर जो भी संभावी योजना हो, तैयारी हो, बचाव के उपाय हों, वो पहले से ही बना करके तैयार रखना, जिससे कि अगर किसी प्रकार से अचानक वहाँ पर कोई डिजास्टर की कंडीशंस क्रिएट हो तो उसके इफ़ेक्ट को कम से कम किया जा सके। सेकंड जो आता है इसके अंदर वो आता है ड्यूरिंग द डिजास्टर। जब डिजास्टर क्रिएट हो जाता है किसी कारण से, वहाँ पर डिजास्टर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सच एज इवैक्यूएशंस, कंस्ट्रक्शंस ऑफ शेल्टर एंड रिलीफ कैंप। उस क्षेत्र के अंदर जो है वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत के कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्र से लोगों को निकालना, उनको रेस्क्यू करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर आश्रय स्थल का निर्माण करना, इसके बाद रिलीफ कैंप, राहत कैंप वगैरह की व्यवस्था करना, सप्लाइंग ऑफ वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिकल एड्स, और दवाइयाँ, जल, भोजन आदि उनको उपलब्ध कराने के लिए अच्छी सी व्यवस्था की जानी चाहिए। शुड बी डन ऑन ए एमरजेंसी बेसिक, जो वहाँ पर आपदा से तुरंत राहत पहुँचाने के लिए ये सेवाएं उपलब्ध कर देनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जब डिजास्टर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उन लोगों का रीडेवलपमेंट करने के लिए भी प्लान तैयार किए जाने चाहिए जो इस डिजास्टर से अफेक्टेड होते हैं, जो इसके विक्टिम्स होते हैं, उनके बचाव के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन शुड इन्वॉल्व रिहैबिलिटेशंस एंड रिकवरी ऑफ विक्टिम। जो इससे प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनको बचाव करना और उनके पुनर्वास के लिए कार्य करना। शुड बी कंसंट्रेट ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द order to cope up with the future disaster if any। और भविष्य में इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना और उस क्षेत्र के अंदर कंसंट्रेट करना, उनका ध्यान रखना। तो इस प्रकार की 3 पॉलिसीज़ बना करके, ये 3 नीतियाँ बना करके और हम डिजास्टर के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सडनली होते हैं, अचानक से हम इनका मैनेजमेंट नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो क्षेत्र डिजास्टर से अफेक्टेड होते हैं, जिस भी टाइप के वहाँ पर डिजास्टर होते हैं, उनके लिए उसी प्रकार की वहाँ पर तैयारी करनी है, मैनेजमेंट बनानी है, लोगों को उसके लिए अवेयर करना है, तैयार रखना है, और एक अच्छी रेस्क्यू टीम जो है वो वहाँ पर तैयार रखना, जिससे कभी भी किसी भी समय कोई भी डिजास्टर अकर्ड हो जाते हैं कि उत्पत्ति हो जाती है तो वहाँ उन लोगों को राहत पहुँचाई जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके। दीज मेजर हैव स्पेशलाइज सिग्निफिकेंस टू द कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे देश जहाँ 2/3 से अधिक जनसंख्या जो है वो डिजास्टर वेनरेबल एरिया के अंदर अपनी सेटलमेंट बनाई हुए हैं, उन क्षेत्रों के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2/3 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एंड इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वेनरेबल टू द डिजास्टर। जो डिजास्टर से प्रभावित क्षेत्र हैं उनके अंदर ये रह रही है। इंट्रोडक्शंस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 द एंड establishment of the National Institutes of Disaster Management are some example of the positive step taken by the Government of India। भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट संस्था है उसका निर्माण किया गया, और मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 जो है ये पास किया गया, जिससे कि इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए सरकार
अपना योगदान दे सके, और यह सरकार के द्वारा उठाया गया एक सकारात्मक कदम माना जाता है।